हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं के एकेडमी बाय के सर, मैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं आज क्लास 6 एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे लाता रहूँगा। ये स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भेजिए। इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने का संभावना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एनसीईआरटी में जितने सारे क्वेश्चन है उसी आधार पे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो एक आधार मान करके उसको याद कीजिए और इससे 95% क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी पृथ्वी के, ये मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, तो इसके बीच में यदि ये लाइन खींच देते हैं जो क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो लाइन खींचा गया है, जो एक काल्पनिक रेखा, ध्यान रखना यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा है, तो यही विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त बोलिए, इंग्लिश में इसी को इक्वेटर भी कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को, ऊपर वाले को ऊपरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। फिर इसमें 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जो अक्षांश रेखा होता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में होता है। फिर इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा गुजरा हुआ है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर दे दिया है विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत के नीचे यानी दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं किसको। तो चलिए बात करते हैं। ये लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन, ये सभी अक्षांश यानी परी रेखा जो है उसको अक्षांश रेखा कहती है। ये एक वृत्त के रूप में होता है जो उस साइड से उस पर होता है। अगर इसकी रेखा की बात करते हैं तो टोटल अगर यहाँ पे एक केंद्र बन जाता है, ध्यान रखना, विषुवत अक्षांश रेखा जो होता है ये ध्रुव पर, यहाँ ध्रुव कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल पे जाके ये पॉइंट बन जाता है, इसलिए कभी कभी इसका काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अक्षांश रेखा की टोटल संख्या पूछेगा तो 179 हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट बन जाता है ध्रुव पर जाकर के। वो अगर पूरी रेखा, अगर रेखा मान के काउंटिंग किया जाए तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होगा, संख्या होगा 1181 होगा। चलिए आगे देख सकते हैं, आगे दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देख सकते हैं इसी तरह और भी वीडियो है, तो चलिए बात करते हैं। इसमें कराए ध्रुव सहित, यहाँ देख सकते हैं कि ध्रुव सहित अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है। ध्रुव को छोड़ करके अक्षांश रेखा की कुल संख्या 179 है। अब आगे बात करते हैं। विषुवत वृत्त सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि ठीक बीच में होता है तो इसलिए सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। फिर इसी तरह दे दिया अक्षांश रेखा की लंबाई ध्रुव की ओर घटती है। ध्रुव की तरफ जैसे बढ़ेंगे वैसे उसकी लंबाई घटेगा, न कि बीच की दूरी। बीच की दूरी देशांतर में घटता है, सो ध्यान रखना। इस तरह जैसे मान लीजिए ये हुआ जैसे वैसे की तरफ बढ़ेंगे, ये गोल होता है, जैसे बढ़ेंगे ध्रुव की तरफ ये घटते जाएगा। फिर इसी तरह है कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। और बीच की लंबाई या दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। फिर दे दिया विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर रेखाओं का अक्षांश या समांतर रेखा कहते हैं। यानी विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव,
अगर समांतर वृत्त जो होता है उस वृत्त को अक्षांश कहते हैं, या उसी को समांतर रेखा कहते हैं, या अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से नोट किया हुआ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दे दिया है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के ध्रुव वृत्त का 1/4 होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश बोलिए या उसी को 90 डिग्री बोलिए होता है। फिर आगे 90 अंश या 90 डिग्री को उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, 90 डिग्री अंश जो है दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसी तरह और भी क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में, जो भी जस्ट अभी बताया गया है आपको, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। फिर इसी तरह दे दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो भी आप जस्ट आपको दिखाया गया था, या यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं विषुवत वृत्त के। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इसको, और ये लाइन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे विषुवत वृत्त के उत्तर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो विषुवत वृत्त के ऊपर, विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री को उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, उसी को आर्कटिक रेखा भी कहते हैं। वो अगर दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं मकर रेखा के नीचे, तो उसको 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा उसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं आगे विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा दक्षिण में मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर अक्षांशों के सूर्य वर्ष में एक बार वहाँ पे जरूर आता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आगे हम। चलिए आप देख सकते हैं, दे दिया है, ये हुआ, यहाँ से लेकर के या तो हो गया। फिर इसी में देख सकते हैं ये जो होता है विषुवत रेखा, जो भी जस्ट बताया गया, ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। इसी तरह बात करते हैं यहाँ पर 23.5 डिग्री होता है, ये जो है 23.5 डिग्री पे है, और यहाँ जो है यही लेकर रेखा 86.5 डिग्री पे होता है, 86.5 डिग्री पे होता है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर इसी तरह हुआ मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, और यहाँ जो लाइन है, यहाँ ये लाइन, ये दक्षिणी गोलार्ध में, उसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं। और ये 23.5 यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसे ही हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ऊपर जरूर उसमें चमकता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा पड़ता है, रोशनी ज़्यादा पड़ेगा, सूर्य किरण ज़्यादा पड़ता है तो गर्मी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होता है यहाँ पे। और यही एक लाइन है भूमध्य रेखा का, विषुवत रेखा के आसपास, जहाँ वर्षा बराबर होता है। हर एक दिन वर्षा यहाँ पे 4 बजे के आसपास होता है। ये जितना सा दिख रहा है 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर के दक्षिण के बीच है। फिर इसी में पढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ये लाइन जो दिख रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो उसको शीत कटिबंध कहते हैं। इधर भी हो जाएगा, और फिर दक्षिणी, इसी तरह अगर बात करते हैं हम दक्षिणी में भी हो जाएगा, इस तरह यहाँ भी हो सकती है। यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 86.5 डिग्री बीच जो एक क्षेत्र है, जोन है, उसको कटिबंध कहते हैं। इसको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, इसको और इसको। ध्यान रखें 23.5 से लेकर 86.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री से लेकर 86.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर इसी तरह बात करेंगे आगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे
ये ध्रुव हुआ, यहाँ भी ध्रुव हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ हुआ, इसी तरह यहाँ भी 90 डिग्री हुआ। तो 66.5 से लेकर के 90 डिग्री जो है ये वाला क्षेत्र, उसको शीत कटिबंध कहते हैं। 66.5 से लेकर के 90 डिग्री के बीच शीत कटिबंध। फिर इसी तरह से 66.5 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, यहाँ भी शीत कटिबंध। यानी यहाँ पे सूर्य कभी नहीं चमकता, इसलिए यहाँ पे जो है तो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे इस साइड हुआ दक्षिणी ध्रुव, इस साइड हुआ उत्तरी ध्रुव, ये पूछ सकता है आपसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि विषुवत रेखा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं अब। फिर आगे जो अभी बताया गया आप लोगों के बीच, ये देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वृत्त या उसी को, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होता ना ज़्यादा ठंडी होता, शीत भी होता है और उष्ण भी होता है, इसलिए इस नाम इसका शीतोष्ण हो गया। फिर आगे देख सकते हैं दे दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी अक्षांश पर दोपहर की सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। उत्तरी गोलार्ध में फिर देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया, स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 से लेकर के 90 डिग्री ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, जो अभी जस्ट बताया गया था। तो चलिए इसको अच्छा से समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है, तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देख सकते हैं ये शीत कटिबंध हुआ, देख सकते हैं ये 66.5 है, 90 के बीच है। फिर इसी तरह ये 90 है, ये 66.5 है, ये दक्षिणी तरफ हुआ तो इसलिए दक्षिणी शीत कटिबंध हुआ। इसी तरह से बात करते हैं 66.5 से लेकर के 23.5 की बात करते हैं तो दक्षिणी शीतोष्ण हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये वाला जो भाग हुआ दक्षिणी शीतोष्ण हुआ। इसी तरह उत्तर में हुआ तो उत्तरी शीतोष्ण हुआ, ये 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच। और उष्ण कटिबंध देख सकते हैं यहाँ से ये वाला भाग जितना जो है उष्ण कटिबंध, ये यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और यही भाग है यहाँ पे जहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे आप लोग के पास। क्यों दिन होगा क्यों रात होगा, कटिबंध के बाद समझिए। अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र उसको कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको बोले जाते हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसी में महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील के में बेलो हेरोजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश दोनों साइड सेम होता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो और दक्षिणी गोलार्ध में हो। इसीलिए उसका नाम पहचानने के लिए हम लोग उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग करते हैं। हम देख सकते हैं दिया हुआ कि लेकिन चंद्रपुर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और बेलो हेरोजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चलिए ये अक्षांश क्लियर हो गया। एक बार आप अक्षांश यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, तो पृथ्वी की बात करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ जो है ये अक्षांश रेखा है, ये जितना सारा दिखाई दे रहा है इस तरह का लाइन जो भी रहेगा ये अक्षांश होता है। ये जो है सभी अक्षांश, इसको काटा गया है ऐसे करके, ये वृत्त होता है, यानी कि इसके ऊपरी भाग ऐसे करके होता है। ये हकीकत में ये ऐसे होता है। इसी तरह हम देशांतर की बात कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पे देशांतर की बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो परिरेखा को अक्षांश कहते थे। इसी तरह से खड़ी रेखा को हम लोग देशांतर कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये वाला भाग जो है इसमें देशांतर हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ध्रुव तरफ जैसे जैसे बढ़ा है उस बीच की दूरी घट रहा है। देखिए इधर घट रहा है इधर भी घट रहा है, यानी सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होता है। यही क्वेश्चन था कि अक्षांश रेखा के लंबाई घटती है ध्रुव की तरफ बढ़ने पर, लेकिन
देशांतर रेखा की लंबाई नहीं बल्कि बीच की दूरी घटती है, ये क्वेश्चन था यहाँ पे। फिर इसी तरह ऐसे ऐसे करके काटेंगे तो टोटल मिलाकर के आपको 360 संख्या होगा देशांतर का। ये बीच वाले जो रेखा है, जिस तरह से उसमें विषुवत रेखा था इसी तरह से इसमें प्रधान यामोत्तर रेखा होगा, जिसको 0 डिग्री कहते हैं। इसी तरह हम अगर बात करते हैं, इधर जितने सारे क्षेत्र हैं सबको पूरब तरफ हो गए तो पूर्वी गोलार्ध, और फिर इस तरह के जो इधर हैं उसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। और 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। लेकिन पीछे में जाकर के, इसे जस्ट पीछे में अगर हम 0 डिग्री के जस्ट पीछे जाते हैं तो इधर से 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री, दोनों जाकर के एक लाइन हो जाता है, एक ही लाइन। ध्यान रखना, एक पूछ सकता है कि पूर्वी देशांतर रेखा 180 डिग्री और पश्चिमी देशांतर रेखा 180 डिग्री कहाँ है, तो जस्ट पीछे में एक ही लाइन है दोनों, सो ध्यान रखना। इसी तरह और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख दिया हुआ है कि देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। फिर इसे दे दिया इसमें 0 देशांतर रेखा को देशांतरीय यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जो 0 डिग्री है। ध्यान रखना इसी को। इसमें मेन रूप से समझिए, एक तरह से बेसिक के साथ साथ बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि इसी को हम लोग और भी जब 11th का चैप्टर लेकर आएंगे, सेकंड 4th चैप्टर, तो उसमें दिखाएंगे आपको, पूरा विस्तार में पढ़ाया जाए। नहीं, अगर मेरा क्लास अगर 6 से लेकर के 11th एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि बीपीएससी में अधिकतर देखा गया है किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत होता है वो समझिए 11th से पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया, चाहे TRE 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या अभी जो डी एग्जाम TRE 3 का हुआ उसमें भी वहीं से क्वेश्चन था। 3 4 5 क्वेश्चन था जिसको सभी को डार्क में डाल दिया। तो हर एक क्वेश्चन लेकर के आए, हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस पर हमारी टीम काम कर रही है, हम लोग उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अभी जस्ट आपको बताया गया, यहाँ दे दिया गया है कि 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर जो पूर्व से भी गया है, पश्चिम से भी गया है, और दोनों मिलकर के एक ही लाइन पर है। फिर आगे देखते हैं, करा प्रमुख यामोत्तर रेखा के पश्चिमी गोलार्ध, यानी पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्वी वाले भाग को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, या उसी को पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, पूर्व साइड होगा तो। फिर देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा है और एक ही देशांतर रेखा पे स्थित है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दे दिया गया है, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा द्वारा बने आकृति को ग्रिड या जाल कहते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। इस तरह का हुआ, अभी आपको बताया गया था, ये सभी क्या है, देशांतर रेखा, और ये जो दिखाई दे रहा है सभी का भी क्या है, अक्षांश रेखा। तो ये जो देख रहे हैं आपको, ये 4 कोना वाला, इसको ग्रिड या जाल कहते हैं। कटा हुआ है, ये कट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही जो बन रहा है यही से ग्रिड या जाल कहते हैं। फिर आगे दे दिया गया है, विश्व का समय इंग्लैंड पर स्थित ग्रीनविच से माप, कोई भी समय विश्व का जाएगा तो टाइम कहाँ से, ग्रीनविच जो वेधशाला है जो इंग्लैंड में पड़ता है वो 0 डिग्री पर स्थित देशांतर पर स्थित है, यहीं से पूरा विश्व का टाइम जोन चलता है। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है, वो बताया जाएगा कितना टाइम जोन कहाँ पे है और किस तरह से टाइम जोन बनता है। फिर इस तरफ अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का मानक समय जिसको हम लोग IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये हुआ 0 डिग्री पे जो है उसको GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं उसको। तो भारत का टाइम की बात करते हैं, 5.5 घंटा आगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है TRE का, PRT में पूछा गया है और TGT BGT में भी पूछा गया है। 5.5 घंटा आगे है, जो 82.5 डिग्री से UP इलाहाबाद के मिर्जापुर में स्थित है। भारत का मानक समय रेखा IST उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के मिर्जापुर में स्थित है। इसी तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटता है, जो पीछे हम आपको फिगर के माध्यम से बता दिया था। सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देशांतर के बीच की दूरी जो ध्रुव पे पहुंचते हैं दोनों साइड, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, तो शून्य हो जाता है। फिर दे दिया देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है बीच की दूरी। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में। ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट हूबहू एक क्वेश्चन उठा कर दे देता है। इसलिए आप लोग अगर सीटेट का भी कोई तैयारी कर रहा है तो उनको भी 6 to 8 के लिए भेज सकते हैं। अब तो यहाँ तो 1 to 5 से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है सीटेट का, तो इसके लिए ये बेस्ट ऑफ 1 है। सीटेट 1 to 5 हो, खास करके 6 to 8 की बात करते हैं, बेस्ट ऑफ 1 है। तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच, जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, भाई बहन के बीच भेज सकते हैं। फिर आगे दे दिया इसमें, तो चलिए बात करते हैं। दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि रूस में कुल 11 मानक समय रेखा है। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम ज्यादा है, यानी जिसमें देशांतरीय विस्तार ज्यादा होगा जिस देश में, यानी देख लीजिए आपको बताया जा रहा, ये हुआ। फिर इस तरह से, यानी ये जिस देश का इस तरह से होगा, ये देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा टाइम जोन होगा। इसी को समझ लेना, जो टाइम जो निकलता है वो देशांतर से ही निकलता है। ये दे दिया है इसमें कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होगा उस देश में मानक समय यानी टाइम जोन 1 से अधिक होगा। फिर आगे इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से क्वेश्चन आपके बीच दिया जाएगा। और प्रत्येक दिन 1 से 2-3 क्वेश्चन आप वीडियो आप लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। अभी मैं 6 से शुरू किया हूँ, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 आपके बीच भेजता रहूँगा। और आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे आपके बीच चल जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262532375। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। वैसे टेलीग्राम का लिंक नीचे में दे दिया जाएगा, उस पर आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो आप इस तरह हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि क्या चीज़ वीडियो बनाना है, किस तरह से वीडियो बनाना है। आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। अगर इस तरह से हम साइंस का भी पीडीएफ लेकर के आएंगे, करेंट का लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे कि मैथ का भी लेकर के आए। और साइंस आपको तो एनसीईआरटी बेस ही हूबहू पढ़ाया जाएगा। इसी तरह कल या परसों आप लोगों के बीच क्लास 6 का 1, 2, 3 चैप्टर आप लोग को बोर्ड के माध्यम से बताया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ये बुक मेन बुक से पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।